नमस्ते। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसमें ना अक्सर हम सब उलझ जाते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। और यकीन मानिए, आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, मुझे मालूम है। स्कूल से लेकर आज तक ये टॉपिक हमेशा से ही थोड़ा परेशान करता आया है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। क्या होता है ना कि हम कोई वाक्य देखते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आज हम इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेंगे, हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे खेल को समझने की जो चाबी है वो सिर्फ एक शब्द में छिपी है, कर्म। अगर हमने कर्म का सही मतलब समझ लिया तो समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। देखिए, मजे की बात तो ये है कि जवाब इनके नाम में ही है। अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं है, और सकर्मक यानी जो कर्म के साथ है। कितना सीधा और सिंपल है ना। अच्छा, यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। हम अक्सर कर्म को काम या क्रिया ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। व्याकरण में कर्म का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही टेक्निकल मतलब है, और वो क्रिया से बिल्कुल अलग है। बस ये एक लाइन इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये वो चाबी है जो हर ताला खोलेगी। क्रिया का जो असर है, जो प्रभाव है, वो जिस पर पड़ता है वही कर्म है। बस इतनी सी बात है। अब सारा का सारा अंतर इस एक बात पर टिका है कि क्या कोई क्रिया अपने आप में पूरी है या उसे अपना असर दिखाने के लिए किसी और चीज, किसी और की जरूरत है। ये सब कुछ क्रिया की निर्भरता का ही खेल है। चलिए वो सबसे पुराना और सबसे सटीक उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर काम करने वाले कौन हैं? राम। तो राम हुए कर्ता। क्रिया क्या है? मारना। और इस मारने का असर, इसका प्रभाव कौन झेल रहा है? रावण। तो रावण यहाँ पर हुआ कर्म। जरा सोचकर देखिए, ये जो मारना क्रिया है, इसे रावण जैसे किसी कर्म की सख्त जरूरत है। अगर रावण नहीं होता तो मारने की क्रिया आखिर होती किस पर? मतलब साफ है, ये क्रिया अपने कर्म पर निर्भर है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये तुलना। अगर कोई सिर्फ इतना कहे राम ने मारा, तो मन में तुरंत सवाल आता है, भाई किसको मारा? ये अधूरा लगता है। लेकिन अगर कोई कहे रावण हंसा, तो ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल पूरा है। इसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और बस यहीं से हमें मिलती है अकर्मक क्रिया की परिभाषा। ये एक आत्मनिर्भर क्रिया है, सेल्फ सफिशिएंट। इसका सारा असर कर्ता पर ही रहता है। इसे बाहर किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हंसना, दौड़ना या फिर सोना। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम उस सबसे बड़े जाल से निपटेंगे जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं, ये सोचना कि वाक्य में आया हर एक्स्ट्रा शब्द कर्म ही होता है। ये बात बिल्कुल 100% की है। जैसे ही वाक्य थोड़ा सा भी लंबा होता है, हम तुरंत किसी भी शब्द को पकड़कर उसे कर्म मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वाक्य में कर्म के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। और ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देगा। महेश पलंग पर सो रहा है। अच्छा, यहाँ सोने का काम कौन कर रहा है? महेश। तो वो करता है। क्रिया है सोना, जो कि अकर्मक है। तो फिर ये पलंग पर क्या चीज है? ये कर्म नहीं है, ये अधिकरण है। यानी क्रिया किस जगह पर हो रही है, उसका स्थान। चलिए एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। चिड़िया आकाश में पंखों से उड़ रही है। यहाँ चिड़िया करता है, क्रिया है उड़ रही है, जो कि अकर्मक है। आकाश में जगह बता रहा है, तो ये हुआ अधिकरण। और पंखों से साधन बता रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट, तो ये हुआ करण। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? यही कि इस पूरे वाक्य में इतने सारे शब्द होने के बाद भी कर्म एक भी नहीं है। वाक्य में अधिकरण या करण के आ जाने से क्रिया की जो अपनी प्रकृति है वो नहीं बदलती। उड़ना अकर्मक थी और अकर्मक ही रहेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या हर बार इतना सोचना पड़ेगा? नहीं, अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी पहचान के लिए एक बहुत ही सरल और अचूक नियम है। ये है वो जादुई तरीका। किसी भी वाक्य में क्रिया को पकड़िए और उसे बस 2 सवाल पूछिए, क्या या किसको। अगर आपको कोई लॉजिकल जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, और अगर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। क्रिया है मारना। सवाल पूछिए, किसको मारा? जवाब मिलता है रावण को, तो ये सकर्मक है। क्रिया है खाना। सवाल पूछिए, क्या खाया? जवाब मिलता है खाना, तो ये भी सकर्मक है। लेकिन अब क्रिया है हंसना। पूछिए, क्या हंसा या किसको हंसा? कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, इसलिए ये अकर्मक है। और सोना के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आखिर में बस यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि नियमों को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम क्रिया के स्वभाव को, उसकी डिपेंडेंसी को समझें। क्या क्रिया को किसी कर्म की जरूरत है? बस ये समझ लिया तो फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। तो अब बताइए, क्या कोई भी वाक्य इस मामले में आपको उलझा सकता है? मुझे तो लगता है कि